अनकही कहानी है एक सूरज के उजियार की, जो गर्दिश में भी रोशन हो उस एक अचल सितारे की। जो हर एक दिल में पलते थे वो दबे दबे अरमा कहीं, उनकी मुरझाई सूरत को इन हाथों ने दी जान नहीं। अनकही 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 लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। अनकही अनफिल्टर्ड। नमस्कार यशदान भाई। नमस्कार नमस्कार। किसी पत्रकार का इंटरव्यू लेना ये तो बहुत कड़ी परीक्षा होने वाली है, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं, बेसिकली सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और पत्रकारिता भी जिगर से की है और राजनीति भी जिगर से करें। क्या बात है। तो एज अ पत्रकार हिंदी वगैरह तो बहुत बोलनी नहीं पड़ती थी आपको, हिंदी में कंफर्टेबल है? हाँ, कंफर्टेबल है। क्यों चुना था पत्रकारिता का रास्ता और क्यों छोड़ा? बेसिकली मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो हाई स्कूल में पता नहीं उस टाइम जब विजिटर फैकल्टी आते हैं कोई ऐसे ही मेहमान, तो उस टाइम कोई पत्रकार आया था। तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि सब आ जाओ स्टूडेंट, और इनकी बातें, हमें बहुत बड़ा जर्नलिस्ट आया है, तो पता भी नहीं था कि जर्नलिस्ट को किसको कहते हैं क्या नहीं। तो बेसिकली उस दिन मैंने देखा उनको, मैंने उनको सुना, तब मैंने 11वीं कक्षा में तय किया था कि समाज सेवा पत्रकारिता से ज़्यादा बढ़कर और नहीं हो सकती है, तो हमें ये करना चाहिए। और उस टाइम से मैंने सोचा कि भाई मुझे पत्रकार बनना है। तो मैं जब कॉलेज में आया तो कॉलेज का प्रिंसिपल मैं बेसिकली सबको मिलजुल कर रहता था, तो मैंने कहा कि सर मुझे जर्नलिज़्म करना है, आप मुझे बताइए, गाइडेंस दीजिए मुझे कैसे करना है। और फिर कॉलेज में ही मैंने अहमदाबाद में जर्नलिज़्म, जहाँ गुजरात विद्यापीठ में होता है, वहाँ मैंने पोस्ट कार्ड लिखे, वहाँ मैंने विज़िट की अहमदाबाद में, और वहाँ से सब मिला और मैंने कहा कि मुझे एडमिशन चाहिए, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। मैंने कहा कि ठीक है, उसमें क्या करना चाहिए? तो कि ये गांधी जी की ये सब बायोग्राफी की पुस्तकें थी, उसमें से एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगी। और ताज्जुब होगा कि उसमें भी 20 लोगों को लेना था, तो बहुत सारे इंटरव्यू देने आए थे। मैं 21वां सिलेक्ट हुआ पहली बार कि भाई यार इंटरव्यू में इन्हें तो बहुत गजब बोला है, कुछ करने के लिए आया है। तो इस तरह से पत्रकारिता में आगे, और सोचा तो पहले ही था कि मुझे पत्रकार बनना है। और काफ़ी चर्चाएं बटोरी आपकी पत्रकारिता ने और काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स खड़े किए, जो आज की दौर में तो देखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है ऐसा? देखो, मैं एक तो क्या है कि मैं साफ दिल का इंसान हूँ। मैं पत्रकारिता भी इसलिए किया था कि किसी को मैं न्याय दिला सकूँ। मतलब कि किसान परेशान होते हैं तो मैं उसके लिए लड़ रहा था। मजदूर, श्रमिक, युवा, बेरोजगार,
तो मैं किसी की भी है ना पीड़ा देख नहीं सकता हूँ। मेरी ये वीकनेस है मेरी। मेरा वीक पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि मैं किसी की पीड़ा नहीं दे सकता हूँ, किसी को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो मैंने पत्रकारिता इसी तरह चुनी थी और मैंने दमकर ट्रेनी रिपोर्टर से चालू किया और मैं यंगेस्ट एडिटर इन चीफ गुजरात में होऊंगा। 32 इयर्स में मैं एडिटर इन चीफ बन गया था और तब मैंने शो चालू किया मेरा। किसान की कोई खबर छपती थी ना तो सिर्फ एक कॉलम में छपती थी। मैंने पूरा एक एक घंटे का शो चलाया और शो ऐसे चलाया जैसे कोई किसानों के लिए लड़ रहा हो, यानी कि रिजल्ट बेस। तो ये तो ईश्वर की कृपा होगी और मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला। किसी की ताकत नहीं थी कि जब मेरे शो में मैं कोई ऑफिसर करप्शन लेता है तो मैं मेरे शो में नंबर डायल करता, वो बोलता था कि इस नंबर पे डायल करो। और मैंने ऐसी भी चीफ को बोल कर रखा था कि आपके पे फ़ोन आएंगे। बहुत सारे फ़ोन उनके चालू हो गए। एंटी करप्शन की पूरी विंग वो मेरी चैनल से चल रही थी, ऑफिस से। ऐसा माहौल बन गया। फ़ोन आते थे, यहाँ ईसुदान भाई ने कहा है आपको फ़ोन करने के लिए और ये लांच मांग रहे हैं। कौन से साल की बात होगी? ये 2.5 साल पहले की। अच्छा, ये मैं आप बात कर रहा हूँ। मैंने देखो 16 में मैंने एडिटर इन चीफ का चार्ज लिया था, 2016 में। और ये जब तक मैं जॉइंट नहीं हुआ तब तक मैं पिक पर था। कर्फ्यू लग जाते थे मेरे शो में। मेरा 8 से 9 का शो चल रहा था, फिर मैंने 1.5 घंटे का किया क्योंकि लोग पागल हो जाते थे ये कहकर कि भाई बढ़ाओ शो का टाइम बढ़ाओ। तो फिर आधा घंटा किया, बढ़ाया 1.5 घंटे तक। और उसमें मैं एक दिन भी मेरे स्वार्थ के लिए मैंने कभी शो नहीं किए थे। तो उसी टाइम एंटी करप्शन में कोई ऑफिसर का कोई वीडियो आ जाता है तो मैं चलाता था, सरकार हो विपक्ष हो कोई भी हो। तो इस तरह से मुझे प्यार मिलता गया और अंत तक मैं यही पत्रकारिता में देखा और काम किया कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे बनाया है, किसी और के लिए बनाया है। अपने लिए तो सब जीते हैं, क्या मतलब है? अपने लिए तो फैमिली होती है, जॉब होती है, पैसे होते हैं, एंजॉय होते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मैं जब जर्नलिस्ट था, क्योंकि अब तो नाम भी बहुत बड़ा बन गया था ईश्वर की कृपा से, तो विदेश से फ़ोन आते थे कि आप यहाँ शो करने आओ, अमेरिका से, या तो आप ये अमेरिका में। ये मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो जिद करते थे। मैंने आज तक पासपोर्ट नहीं निकाला मेरा, कि मुझे गुजरात के अलावा मुझे कुछ करना नहीं है। मैं जो मेरी जनता बेचारी 2 टक के खाने न खा सकती हो और हम ऐसो आराम करें, ये हो ही नहीं सकता। और इसी के चलते मैंने लास्ट एक समय आया कोरोना में, मैंने देखा बुरा हाल। और जब मैं कॉल करता था सबको तो बहुत, और मुझे तकरीबन 1000 से ज़्यादा मेरे मोबाइल पे कॉल आते थे, मतलब कि मोबाइल उठाना मुश्किल था, ये हालत थी। तब मैंने देखा कि यार कुछ कमी है। और मैं इन लोगों को, अगर लोगों की आस भी बहुत थी। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी चैनल पे लोग चैनल ढूंढ कर 50-100 लोगों की लाइन लगती थी कि ईसुदान भाई को मिलकर मुझे ये रजूआत करनी है। एड्रेस पे आते थे? हाँ, एड्रेस पे आते थे और रोते थे कि मेरा ये प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न से, ऐसे नहीं थे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरा काम तो पत्रकारी का है, सबका मैं कैसे कर पाऊँगा। तो लोग बेचारे परेशान भी होते थे, ईसुदान भाई आप बोल दो तो शायद हो जाएगा, लेकिन बोलने से तो नहीं होता। ये तो गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, और ऐसी सरकारें में लोग बैठ गए हैं जिसको चमड़ी इतनी वो मोटी हो चुकी होती है कि आप किसी को सुनते भी नहीं। तो ये हालत था। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि मैं कोरोना में रात को रो रहा था। मैंने देखा कि यार ऑफिसर अपने तरीके से डिसीजन ले रहे हैं कि 108 के बिना अस्पताल में नहीं करेंगे। मैं अस्पताल एक देखने गया, एक बुढ़ी माँ गाड़ी चला कर आई थी अपने बेटे को लेकर, अस्पताल में एंट्री नहीं थी। वो ड्राइवर साइड से उतरकर अपने बेटे के साथ आई और यूं चिल्ला रही थी।
और बेटा जान दे देता है कोरोना में। एडमिट इसलिए नहीं किया जा रहा था कि भाई 108 के बिना नहीं आया। तब मैंने थाम लिया कि यार कुछ तो ईश्वर ने मुझे अपने शौक़ के लिए नहीं बनाया है और मैं अपने शौक़ के लिए बना भी नहीं। मैं आवाज़ उठा भी सकता हूँ तो मैं आवाज़ बन भी सकता हूँ, और आवाज़ बननी चाहिए उन गरीबों की। और बाद में उस डिसीजन को वापस भी लिया गुजरात सरकार ने कि हाँ 108 पे डायल करे बिना भी आप हॉस्पिटल आ सकते हो। यस, वो तो मैंने फिर उसी दिन मैंने जमकर मेरा प्रोग्राम किया और मैंने मोबाइल नंबर डाला ऑफिसर का। जैसे ऑफिसर का नंबर डाला हजारों कॉल आने लगे। ऑफिसर ने हाईकोर्ट से नोटिस मुझे निकलवाई कि इस चैनल को बंद क्यों नहीं किया जाए, परेशान करने का शुरू किया। मैंने कहा कि अगर आपकी सैलरी अगर आप टाइम पे नहीं होती है तो क्या दिक्कत होती है, तो इन लोगों की जान चली रही है। फिर तो मैंने थाम लिया था कि मैं अब जनता के लिए लड़ूंगा। मैं अपने ऐशो आराम, एक बार मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा ना तब पता चलेगा मुझे। मैं लाखों की सैलरी ले रहा था, सिर्फ स्टूडियो में बैठकर चिल्लाऊंगा तो कैसे होगा, काम करना पड़ेगा क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थी। लोगों को यही था कि सुदान भाई के पास पहुंच जाओ, सोल्व हो जाएगा। बेरोजगार लोगों का पेपर लीक होता था, बोले कि सुदान भाई आप उठाओ आवाज़। पेपर लीक होता था, मैं एग्ज़ाम रद्द करवाता था, एग्ज़ाम लेते नहीं थे। तो इतनी मुश्किलें आती थी कि लोग मेरे पास आकर भी रोते थे, मैं क्या करूँ। और मैं भी खुद अकेला रात को रोता था कि मैं क्या करूँ यार, मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं किसी को मंत्री को फ़ोन कर देता, बोलते कि यार सुदान भाई ठीक है आप बोलते हैं तो कर। अरे मैं बोलूँ तो क्यों। एक सफाई कर्मी, एक मजदूर बोले और आप काम करोगे, ये आपके काम है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था और एक दिन ऐसा आया, मैंने तय किया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और राजनीति में एंट्री करनी पड़ेगी। 2020 में ये हुआ 2021, ये जून की वारदात है। मैंने 1 जून को रिज़ाइन दे दिया और जब रिज़ाइन दिया तब पीक पर था और मैं 5 बजे रिज़ाइन दिया। शाम का मेरा शो था, मैंने शो पर नहीं गया। लोग चिल्लाने लगे, इतने फ़ोन आए। मेरे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मेरे पे व्हाट्सएप मैसेज आए होंगे कि आपने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा। तब मैंने तय नहीं किया था कि मैं क्या करूँगा। मैंने ये तय किया था कि मुझे जॉब छोड़, मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। और जैसे 2-3 दिन हुए, लोगों का इतना फ़ोन कॉल के मारे लगे। फिर मैंने एक ऐलान किया कि मैं फेसबुक लाइव पे आपको सब बताऊंगा। लोग फेसबुक लाइव के इंतज़ार करने लगे। मैं 3 या 4 दिन में फेसबुक लाइव हुआ। तकरीबन 40,000 के आसपास लोग लाइव मुझे फेसबुक लाइव पर देख रहे थे और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा शेयर किए लोगों ने फेसबुक लाइव। और मैंने कहा कि मुझे कुछ करना चाहिए और तब लोगों ने बताया कि आपको राजनीति में एंट्री करनी चाहिए। और 14 जून फिर मैं आम आदमी पार्टी में विधिवत 2021 में ज्वाइन किया। तो मेरे 2 फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। एक तो ये बताएं कि जब आप इतना पावरफुल मीडिया को आपने इतना पावरफुल तरीके से प्रयोग में लेना शुरू किया, जो मीडिया की हकीकत होनी चाहिए। यस। आपको ऊपर से बहुत कॉल आते होंगे, सरकार में बैठे ऊपर से ऊपर लोग बहुत परेशान हो जाते होंगे आपकी इस पत्रकारिता को देखकर। देखो वो तो होना ही था, लेकिन मैं ना मैं आपको सच बताऊं, मैं भगवान के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ। किसी की औकात नहीं है कि जो मुझे डरा सके। लेकिन एक चीज़ ये है कि क्योंकि मीडिया है, मीडिया इंडस्ट्रीज है, स्वाभाविक तौर पर मालिकें भी कि अपने काम करते होते हैं। ये सब तो छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहती है और मैं नहीं चाहता कि इस बातों पे मुझे क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जो खुद के बड़ों पर लड़ सकता हूँ। तो ये होता था, लेकिन मैं उसमें कुछ और वो करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे दुख हुई, मैंने टीवी चैनल छोड़ दी तो उसी चैनल पर रेड पड़ती है इनकम टैक्स छोड़ने के बाद, मेरे छोड़ने के बाद, ताकि और कोई सुदान गढ़वी ना बन पाए। और कोई सुदान गढ़वी नहीं बन पाए, ये होगा।
लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि ये ईश्वर कर रहा है, ईश्वरदान गढ़वी कुछ नहीं। मैं खुद अभी भी मान रहा हूँ कि मेरे पीछे कोई एक शक्ति जो काम कर रही है, ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति काम कर रही है। मैं बेसिकली कुछ नहीं हूँ। आपको ताज्जुब होगा जब मैंने लोग आने लगे ना, तो फिर डिमांड होने लगी कि सुदान भाई यहाँ आउटडोर आप शो करो। मेरा शो चल रहा था, मैंने जब आउटडोर किया, हजारों की तादाद में लोग खड़े होते थे, स्वयंभू ऐसे ही। और जब मेरी एंट्री होती थी, लोग इतना प्यार करते थे। तब मुझे लगा था कि बस अब मेरे ज़िंदगी में मुझे जो पाना था वो ईश्वर ने सब कुछ मेरी लायकात से, औकात से 1000 गुना ज़्यादा दे दिया है। अब मुझे करना है तो सिर्फ ईश्वर को अच्छा लगे, भगवान को अच्छा लगे, माता दी को अच्छा लगे और लोगों के लिए करना है। लेकिन प्यार तो उस हिसाब से मिला, आज तक शायद जर्नलिज्म में नहीं मिला होगा। और मेरा शो, आपको ताजुब होगा, जब से मैंने चालू किया 1 साल में, न हिंदी चैनल चलती थी, न गुजराती चैनल चलती थी, न इंग्लिश चैनल, और ब्लास्ट होती थी। इतनी टीआरपी होती थी, टीआरपी में कोई वो नहीं था। और आज भी जब मैं गांव जाता हूँ, पूरे गांव के लोग मतलब कि उनको बहुत उम्मीद है। अब मैं पता नहीं कैसे उम्मीदें पूरी कर पाऊँगा। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब आप पर कोई ज़्यादा उम्मीदें रख लेता है। तो ये था, लेकिन मेरा डिसीज़न ये बहुत स्ट्रॉन्ग था कि जब मैं पीक पर था तब मैंने छोड़ा। उस जगह के लिए हजारों पत्रकार लाइन में थे, ऐसा नहीं था। बिल्कुल होंगे। उस प्रेम पाने के लिए हजारों लोग वेटिंग में होंगे। लेकिन उस टाइम जब मैंने छोड़ा, तब लोग ने मुझे कहा तुम मूर्ख हो, ऐसी साहिबी वाली नौकरी कौन सी। तो नौकरी के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ। मैं जब था तब भी मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने पत्रकारिता में बहुत इतने इन्वेस्टिगेटिव किए हैं, रिपोर्टिंग बहुत इन्वेस्टिगेटिव किए हैं। मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिली थी, छोटा था तब भी। इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में हो, या पोल्यूशन के बारे में हो, या लाइमस्टोन की चोरी के बारे में हो, सब कुछ में मैंने जी जान के पत्रकारिता की। और ईश्वर की कृपा है, आज तक मुझे कुछ हुआ नहीं। मेरे ज्वाइन होने के बाद भी मेरे पे बहुत जानलेवा हमला किया गया था, मेरी गाड़ी वाड़ियाँ सब तोड़ दी गई थी। लेकिन ईश्वर की कृपा मानो कि मैं जब गाड़ी में से उतरा तब ग्लास के इतने मेरे इसमें थे, गोद में थे, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है। और मैं ख़ास तौर पर ये मानता हूँ कि ज़िंदगी जब आप पैदा होते हो ना, तब आपकी डेथ की टाइम लिख लेती है। और जब टाइम ही लिख चुका है तो फिर डरने की बात नहीं होती, वो तो उसके हाथ में। आपने 150 करोड़ रुपए का स्कैम भी उजागर किया था बीजेपी सरकार का। ऐसा कोई स्कैम था जो आपने उजागर किया था? बहुत सारे स्कैम थे, सिर्फ 150 करोड़ का नहीं। लाइमस्टोन का भी था, उसमें भी बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली चोरी की जाती थी। तो मैं खुद रेड डालता था और ऑफिसर को बुलाता था कि यहाँ ये देख कितनी गाड़ियाँ निकल रही है। मैंने इंडस्ट्रीज में भी पोल्यूशन कर रहे थे, तो उसके चलते भी मैंने वो किया था। तो एक चीज़ है स्कैम, मैंने कहा कि फिर तो ये जो जितने कांड हुए थे, मूंगफली वाले हो या ये सब, वो सब भी मैंने उजागर किए थे, मैंने ही करवाए थे। और लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैंने ये सब पूरी छोटी छोटी बातें, धमकियाँ, ये तो चलती ही रहती थी पहले से ही। और उससे तो मैं है ना दिल्ली का हो गया। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, जनता का प्यार, जनता को अपने लिए लड़ने वाला हीरो चाहिए, मैंने देखा है। और जनता उसे बेखूबी प्यार करती है। आज के टीवी मीडिया को लेकर बहुत पॉजिटिव तो नहीं है व्यूज़। ऐसा तबका जब आपके जैसे लोग वहाँ पर हैं, और भी पत्रकार ऐसे हैं जो तमाम ऐसे इतने दमखम से पत्रकारिता कर रहे हैं, पर क्यों इतना लार्जर चंक सरेंडर कर चुका है? कारण क्या है इसका? यदि पत्रकारिता में जो लोग आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स यंग एस्पायर करते हैं आपको देखकर ऐसा पत्रकार बनने के लिए, उनको क्या उम्मीद जगाई है? तो जिस तरह से देखो, मैं तो बोल रहा हूँ स्टूडेंट जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव है, बेसिकली आते हैं। आज माहौल ये मान लो कि आम आदमी पार्टी में मैं जॉइंट हुआ, तो
गवर्नमेंट को तो ऐसा ही लगेगा कि आम आदमी पार्टी की खबरें ज़्यादा न चले, अच्छी तरह से न चले, तो इसलिए दबाते हैं। लेकिन ये पीरियड हर हमेश के लिए नहीं है। इतना चौका मैं कह सकता हूँ 100% पक्का कि दबाया बहुत ज़्यादा है मीडिया को, एडवर्टाइज देने के मामले में हो, फिर क्या है कि चलाना हो, सैलरियाँ करनी। अब तो बहुत ये तो प्रोफेशनलिज्म हो गया, महंगा भी हो गया है, उनकी इक्विपमेंट इतने महंगे हो गए हैं, चलाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाप तोबा हो जाता है। डेली ये सफ़ेद हाथी जैसा है। तो कहीं ना कहीं मालिकों को इस तरह से डराना धमकाना ये चीज़ होती है। लेकिन फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि उतार चढ़ाव है। जर्नलिज्म की तरह ही कल ये हैं, कल हम आ जाएंगे, आज ये हैं, तो शायद उससे भी अच्छा हो जाए माहौल। तो सबको निराश नहीं होना है, जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट की तरह काम करना है। और आप ये कहने से मुझे लगता है कोई हिचकिचाहट नहीं बरतेंगे कि यदि आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो जर्नलिस्ट जर्नलिज्म की पराकाष्ठा को पहुंच सकते हैं। तब उनको एक खौफ नहीं रहेगा कि मैं पत्रकारिता करूंगा तो क्या होगा मेरा। बिल्कुल खौफ भी नहीं रहेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पत्रकारिता का काम ही यही है। देखो, कहीं कोई गलती हो रही है, पत्रकार दिखाता है तो आप कलेक्टर को हुक्म कर दो। आपके कलेक्टर किस लिए बिठाया है? पूजा करने के लिए थोड़ी बिठाया है। एसपी है, कहीं गुनाह होता है तो एसपी क्या कर रहा है? डीआईजी, रेंज आईजी, डीजीपी, एडीजीपी की पूरा तंत्र आपको दिया किसने है? तो पब्लिक के पैसों से। अगर कोई मीडिया दिखाता है तो यही दिखाता है, और क्या दिखाता है? मीडिया क्या दिखाता है कि यहाँ गलत चल रहा है, यहाँ कोई मजदूर का परेशान हो रहा है, यहाँ मजदूरी को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ व्यापारियों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो काम क्या है? मैं तो बोल रहा हूँ पॉजिटिवली लो, और जर्नलिज्म को, जर्नलिस्ट को बोलो कि भाई आप और ऐसे हो तो हमें ध्यान पे लाइए। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही ये करेंगे। तो बारिश तेज हो रही है, आइए थोड़ा अंदर बैठते हैं। भाई, राजनीति में आना अलग किस्म के खतरे लेके आता है। ठीक है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है कि आपने अपना करियर छोड़ा, वो एक कॉस्ट है जो आप जानते हो कि आपने ली, कैलकुलेटेड रिस्क होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम। जनता प्यार करती है, उसके भरोसे आपने इतना बड़ा निर्णय लिया, कल आप सफल होते हो तो जनता आपके साथ है, पर बहुत लंबे टाइम तक आप मान लो सफल नहीं होते। तो कभी घर में चर्चा होती है उस बात पर कि यार ये कैसा स्टेप लिया आपने? देखो, फैमिली को मैंने इसमें भी स्वाभाविक तौर पर, मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। गांव के सरपंच तक, मुखी तक मेरे कोई बने नहीं है। और जब मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे राजनीति में जाना पड़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर फैमिली तो एग्री नहीं करेगी। मैंने थोड़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं ये हर हमेशा मानता हूँ कि इंसान की उम्र कितनी होती है? 60 साल, 70 साल, 80 साल। और हम बोले कि भाई हमें कब फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ जाएगी, ये पड़ जाएगी, ये सब तो यार कल कोई अकस्मात भी हो जाएगा, आदमी चला भी जाएगा, किसी की गारंटी नहीं है। तो जब हम परमार्थ के लिए निकले, ईश्वर की हमें कृपा ये मानकर चलनी चाहिए कि मनुष्य अवतार में ईश्वर हमें अच्छा करने का एक सुझाव देता है। सबको सब कर नहीं सकते हैं, और सबको अच्छा बनना भी है, लेकिन फिर भी बन नहीं सकते। ये तो परम कृपाणु की कृपा होती है तो बनते हैं। लेकिन आपने कहा कि फाइनेंशियल रिस्क, ये सब तो देखो ज़िंदगी में मैं कभी उस पर ज़्यादा वो लेता नहीं हूँ दिमाग पर। ईश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन एक चीज़ मुझे दुख ये होता है, क्योंकि सामने भाजपा निम्न कक्षा की राजनीति करती है। राजनीति तो करते हैं सभी पक्ष, नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, निम्न कक्षा की होती है उनकी। किसी लड़कियों को आगे कर देना, कहीं जिंदगी में आपने शराब नहीं लियो फिर शराब का वो बोल देना, आपके वीडियो एडिटिंग करके ये डालना। तब मुझे दुख होता है कि जिस बंदों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस बंदों के लिए अच्छा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, और ये कीचड़ उछाल रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा है, ना फैमिली को पड़ रहा है, ना जनता को पड़ रहा है, लेकिन अंदर से कहीं दुख होता है कि क्या इसी वजह से अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे कि यार कोई हमें ये आरोप लेगा, ये आरोप देगा, हमें क्या मतलब है। तो इसी वजह से ये बुरे लोग आज शासन पर है। तो ये कभी कभी दुख भी होता है, और उनको साथ देने वाले को भी मुझे वो होता है कि भाई
क्या यार, आप क्या देखकर उन लोगों को साथ दे रहे हो जो हर रोज गालियां देते हैं, जो बुरे करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब पत्रकारिता में था तब भी जब पेपर लीक होता था तो मैं 100 करके वो कैंसिल करवाता था, या तो जवाबदारियों पर एक्शन लेने का मैं बोलता था। इस बार मैं राजनीति में आ गया, पेपर लीक हुआ तो हमने भाजपा का कमलम पे जाकर विरोध किया। तो विरोध किया तो उन्होंने हमारे 96 जो लोग थे, महिलाएं भी थी, उस पर छेड़ती की कंप्लेन लगा दी, मेरे पे शराब की कंप्लेन लगा दी अलग से। और फिर मीडिया में चलाने लगे, सोशल मीडिया में भाजपा की IT सेल तो बहुत पैसा दे कर देती है, तो बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि लोगों का प्यार मुझे मिला, उन्होंने कहा कि सुदान भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये कर रहे हैं हमें मालूम है, लेकिन दुख ये होता है कि हम अपने लिए तो आए नहीं। तब थोड़ा बहुत ये होता है कि यार राजनीति में इसलिए अच्छे लोग नहीं आते हैं कि बुरे लोगों ने इतना झमेला बना लिया है और इतनी तरह से पैसे, पावर, मसल पावर, सब कुछ, तो अच्छे लोगों को आने ही नहीं देते। पर जनता भी एजुकेट नहीं हो रही है कि धीरे धीरे समझती है कि सारा षड्यंत्र है, राजनीति के तहत सब कुछ किया जा रहा है। देखो, जनता एजुकेटेड धीरे धीरे हो भी रही है, जनता समझती भी है, मानते भी है, लेकिन ये तो तब पता चलता है जब रिजल्ट आता है। मेरा तो अभी तक ऐसा रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग ऐसा करें, मैं भी करूं, तो मुझे भी जनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उस हिसाब पे जनता जाएगी ना, तब ये लोग बंद करेंगे धंधा। अब मान लो भाजपा वाले हैं तो भाजपा वाले तो मजा ही ले रहे हैं, तो भाजपा वाले भी क्या सब बुरे नहीं है, लेकिन सब ने उनको साथ दिया, ये गलत बात है। सब भाजपा वालों को बाहर निकलना चाहिए कि भाई इसी राजनीति हम नहीं करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति नहीं है, ये भाजपा है उनकी नहीं है, ये होना चाहिए। वो अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप कैसा देखते हो राजनीति में वो सुधार, जो जैसे मीडिया में सुधार की अपेक्षा है, राजनीति में सुधार की अपेक्षा है, क्या वो माहौल बदल रहा है अब धीरे धीरे? सही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने छोड़ा पत्रकारिता और केजरीवाल जी का कॉल आया कि भाई राजनीति में आ जाओ, तो मैंने कहा कि मैं क्यों आऊँ? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर हमने भी आंदोलन किया था, मैं भी बैठ जाता, तो आज दिल्ली की अच्छी स्कूलें होती, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक होते, दिल्ली में करप्शन खत्म होता, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री होती। इसलिए राजनीति में आना चाहिए, ताकि मान लो कि उन्होंने ये भी समझा कि मैं अगर यहाँ आम आदमी पार्टी स्थापना नहीं की होती और दिल्ली में नहीं होता तो भाजपा होती। स्वाभाविक थे, कांग्रेस तो 15 साल में राज किया, फिर भाजपा आ जाती। तो ये जितने भी अच्छी स्कूलें हैं वो प्राइवेट को दे देती, बट नेचुरल है। तो देखो, राजनीति में गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ रहा है, हमें उतरना भी चाहिए, सफाई करनी भी चाहिए, और धीरे 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 देखो, आज आम आदमी का इतना माहौल बन गया, हर लोग बोलते कि आम आदमी आम आदमी। 14 महीने पहले इतना माहौल नहीं था जब मैं आया था। मेरे पीछे जब मिस कॉल नंबर निकाला तो 5.5 लाख लोगों ने मिस कॉल किए सिर्फ 1 महीने में, और उसमें से 2,86,000 लोगों ने काम करने के लिए रेडी बताया कि हम काम करेंगे। फिर भाजपा वालों ने वो मिस कॉल बंद करा दिया, लग ही नहीं रहा। तो लेकिन अब धीरे धीरे मैं ये मान रहा हूँ कि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे ना, जुड़ते जाएंगे, आते जाएंगे, राजनीति में भी सुधार आएगा। तो जैसे आप राजनीति में होते हुए भी ये उम्मीद करते हो, और पत्रकार आप रहे हो इसलिए भी, कि भाई पत्रकारिता का भी स्तर बेहतर हो, पत्रकारिता भी जेन्युइनली राजनेताओं को जिम्मेदार बनाने का काम करे। तो जब आप पत्रकार थे तब वहाँ पे भी ये पर्सपेक्टिव बनता था कि यार राजनीति भी धीरे धीरे साफ हो। आपके सिवा चलिए मान लेते हैं कि आपने तो जैसा माहौल तैयार किया हम सब जानते हैं, लेकिन क्या लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो क्या एक बड़ा पक्ष मीडिया का ये चाहता है कि राजनीति सुधरे, या चाहते हैं कि ठीक है लेन देन चलता है तो बढ़िया है, चलने दो? देखो, वहाँ पे भी 2 गुट है। अच्छा, जो जर्नलिस्ट है नीचे लेवल के, वो सब चाहते हैं कि अच्छी तरह से जर्नलिज्म होना चाहिए, लेकिन जर्नलिज्म को बिजनेस बनाना काम किया है कुछ लोगों ने, ये गलत बात है। जैसे बिजनेस बनाया तो प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। देखो, समाज सेवा पहले राजनीति में कौन आते थे शुरुआत में? आप देखो, लाल बहादुर शास्त्री जैसे आए, उन्होंने बोला कि भाई
मुझे गेहूं आयात करनी है लेकिन अब पैसे नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ को बोला कि क्या हम एक तक भूखा रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तब तो मैं पूरी जनता आवाम को बोलूँगा, जनता को बोलूँगा कि भाई आप भूखे रहो। राजनीति में समाज सेवा का बड़ा स्वरूप राजनेता है। कुछ ने गंदा किया, उसी तरह मीडिया में भी गंदगी थोड़ी फैली है, नहीं फैली है ऐसे नहीं है। उसको बिजनेस मॉडल की तरह लॉ स्कैम कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, मुनाफे कमाना, ये मीडिया का काम नहीं था। पत्रकारिता का काम सिर्फ आईना दिखाना था। इसलिए महात्मा गांधी ने जब स्वराज चालू किया था, नवजीवन शुरू किया था, तब कोई एड नहीं लेता था। इसलिए नहीं लेता था कि मैं किसी की एड लूंगा तो वो बोलेंगे यार आपने तो ये आपको नहीं छापना है। तो इसी तरह क्रांति लाई थी। तो मैं भी मान रहा हूं कि कुछ ऊपर लेवल जब बिजनेस मॉडल अपनाया है तो उसमें अभी पत्रकारिता जैसा दिख नहीं रहा है। कोई समाधान है इसका, गोइंग फॉरवर्ड की बिजनेस मॉडल कन्वर्ट होकर? देखो समाधान तो ऊपर से आता है। किसी भी, आप मान लो कांस्टेबल को आप बोलोगे कि आपको करप्शन नहीं करना है, लेकिन अगर कलेक्टर करता है तो वो वाजिब है, ऐसा करप्शन नहीं रुकता है। मुख्यमंत्री करता है तो करप्शन नहीं है, वो फंड है, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि देश की पूरी जो मशीनरी है उनके ताबे में है। तो जिस तरह से अच्छे लोग राजनीति में आते जाएंगे, मैं ये मान रहा हूँ मंत्री चाहेगा तो अपने विभाग में बोल देगा, डिपार्टमेंट में, कि आपको करप्शन नहीं लेना है, कहीं पे भी गड़बड़ हो तो मुझे बताओ, तो करप्शन रुक सकता है। इसी तरह मीडिया में भी जब ऐसे राजनेता आ गए लुभावने कि वो चाहते कि हमारी सिर्फ खबर आए, दूसरों की ना आए, तो मीडिया वालों को भी पैसे मिल रहे हैं, मालिकों को, तो सुधरेगा नहीं। वहां भी अच्छा राजनेता पहुंचेगा तभी ही हो पाएगा। अच्छे राजनेता को जरूरत है कि आप आओ और अगर बुरी खबर भी हमारी है तो वो भी दिखाओ, लेकिन आपको पत्रकारिता सच्ची करनी है। इस बार तो आपको ताजुब होगा, गुजरात में भाजपा वालों ने मीडिया को इतना डरा दिया है, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता ही नहीं बिठाना है, मना है। अच्छा, ओपनली मना है? ओपनली मना है कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बिठाना ही नहीं है आपको, आम आदमी की खबर नहीं दिखनी। और आम आदमी की अगर नेगेटिव खबर है तो सब एक छोटे से आम आदमी का विरोध करने वाला आम आदमी का कार्यकर्ता है, वहां पूरी मीडिया जाएगी, आपको क्या तकलीफ है, क्यों नाराज है, क्यों ये, क्यों छोड़ा, पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब इसमें भगवान बचाए। लेकिन मैंने कहा ना कि तकरीबन 3 महीने से आम आदमी के प्रवक्ता को बिठाना मना कर दिया है। मीडिया वालों की भी कुछ मजबूरी होगी, सब बुरे नहीं है, लेकिन मजबूरियां रहती है अपनी, वो भी अच्छे इंसान हैं, मैंने भी 16 साल काम किया है, लेकिन मजबूरियां तो सबको। 2 गुट में जैसे आपने कहा कि बढ़ती जा रही है मीडिया, तो ऐसा भी लगता जा रहा है कि एक मीडिया होती जा रही है जो प्रिंट में या टीवी मीडिया कहला सकती है, और दूसरी मीडिया जो धीरे धीरे अब यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हो रही है, फ्रीलांसिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है, और वो चाहती है भाई हम इंडिपेंडेंट मीडिया तो यही बचेगी, नहीं तो हमें तो बिजनेस ओनर्स की, चैनल मालिकों की सुननी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो प्रॉफिट लॉस ही सबसे बड़ी चीज़ है। ये नया जो आ रहा है डिजिटल मीडिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ जो भी रहे वो प्रॉफिट के मार्जिन से नहीं रहने चाहिए, पत्रकारिता बचाने के हिसाब से रहने चाहिए, उस उम्मीद के साथ। लेकिन इसमें मैं भी ये कहूँगा कि केंद्र सरकार उसी पे भी नज़र कर रही है। अच्छा। हाँ, और देखो एक सरकार के पास बहुत पावर होते हैं, केंद्र सरकार के पास, और इसलिए आप जहाँ पे भी देखो आज महंगाई इतनी बड़ी है, कोई महंगाई की डिबेट नहीं है, ये इन्होंने क्यों छोड़ दिया, फलाने पक्ष ने क्यों छोड़ दिया, उससे जनता का क्या लेना देना। मैं ये बोल रहा हूँ जनता का समाधान क्या है। मेरी अगर मैं 5 साल तक मैंने सोच लाया, 5 साल में 80% मेरी डिबेट में, मेरे शो में सिर्फ जनता के इश्यूज थे, और फिर भी नंबर 1 थे। मेरा शोज नंबर 1 था, ना हिंदी चलती थी, ना गुजराती चलती थी, ना इंग्लिश चैनल चलती थी, और ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ तो टीआरपी क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि नया डिजिटल मीडिया कुछ अच्छा कर पाए। अब राजनीति में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो चुनावी यात्राएं भी शुरू होगी,
आप जनताओं में भी, जनता से भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है आप चुनाव भी लड़ें, और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो एक संगठन चलाना, संगठन बनाना, वो भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। गुजरात में इस समय क्या माहौल है, और आपने तय कर लिया मन में कि हाँ यार चुनाव तो, अब राजनीति में आ गए तो चुनाव तो लड़ना ही है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है इस लाइफ का। देश की कमनसीबी है कि अच्छे लोगों की राजनीति में जो मौन है ना, इसलिए बुरे लोग घुस चुके हैं। सही बात कहा कि संगठन, देखो बुरे लोगों के पास संगठन भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन इतिहास के पन्ने भी देख लो, हमेशा विजय सत्य की होती है। कौरवों के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, ऐसा नहीं था। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म पिता, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सब कुछ थे, सब योद्धा थे, फिर भी पांडव में से एक पांडव कम नहीं हुआ, क्योंकि सत्य की विजय है, ईश्वर की विजय है, भगवान कृष्ण की विजय है। और हमारे शास्त्रों भी यही कहते हैं, मैं तो आध्यात्मिक बंदा हूँ, विजय हमेशा सत्य की होगी। इन लोगों को जितना भी करना है, और वो जितना तड़पाएंगे विपक्ष को, लोगों को, उतनी जल्द खत्म होने का चांस उनका ज़्यादा रहेगा। अब जब फ्री होते हैं तो क्या करते हैं, क्या शौक कुछ हैं आपके? बेसिकली मेरे शौक सिर्फ एक ही है, जनता के लिए कुछ अच्छा काम करना, और कुछ अब शौक मेरे बच्चे नहीं। मैं छोटा था तब शौक था थोड़ा बहुत, अब वो भी ख़त्म हो गए। मैंने 14 महीने में तकरीबन 87,000 किलोमीटर का प्रवास किया है। 2 बार गुजरात का कोने कोना मैंने छान मारा है। मेरी 40 साल की उम्र में नहीं किया। विदेश जाने का शौक़ नहीं है, घूमने का शौक़ नहीं है, पैसों का शौक़ नहीं है, गाड़ी का शौक़ नहीं है, बंगले का शौक़ नहीं है। मैं कहीं पे भी आप झुप्पड़ी में दे दो तो मैं वहाँ पे सो जाऊँगा। मुझे सिर्फ एक ही शौक़ है कि मैं अच्छा काम करूँ, पुण्य कमाऊँ, आशीर्वाद दूँ, दुआएं चाहिए मुझे, क्योंकि मनुष्य अवतार को अंतिम लक्ष्य ये मोक्ष है, और मोक्ष तभी मिलता है जब आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा करो, जो कोई रोता है इसी को मदद करो, जितना भी हो सके। जरूर नहीं है आप सब कुछ मदद करता हो, लेकिन जितना भी हो सके। ईश्वर ये कहता है कि आप अपनी तरफ से मदद करने की नेम तो रखो, मैं आ जाऊँगा। और इसी बदौलत मैं छोटे से गांव का बच्चा हूँ। मैंने कॉलेज में फर्स्ट टाइम जब मैंने अहमदाबाद में अगर पैर कदम रखा होगा तब मैं कॉलेज में रखा। इससे पहले एक बार मैं टूर में गया था, माउंट आबू तब आया था। फिर भी ईश्वर ने इतनी तक पहुंचा दिया। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई राजनीति में नहीं थी, फिर भी जो मुझे दिया है ना ईश्वर ने, भगवान ने, मेरी औकात से, मेरी लायकात से कहीं गुना ज़्यादा दिया है। अब मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है, जितना ईश्वर चाहेगा मैं जनता की सेवा करूँगा, यही है मेरा शौक। तो इस तरह के विचार, तो आपने जैसे कहा आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, फ्री समय में कुछ पढ़ते हैं, किसी तरीके का साहित्य? हाँ, फ्री समय में मैं हिमालयों का, सिद्ध योगियों का पुस्तकें पढ़ता हूँ। मुझे आध्यात्मिक पुस्तकें, संतों के पुस्तकें बहुत पढ़ने की इच्छा व्यक्त रहती है। और जब मैं फ्री रहता हूँ तो ये पुस्तकें, मैंने लगभग 300 से ज़्यादा पुस्तकें हिमालयों के सिद्ध योगियों के पढ़े हैं। और जब मैं फ्री होता हूँ रिपीट करते जाता हूँ उसको, मुझे शांति मिलती है। जब बहुत ही थक जाता हूँ, पक जाता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं कोई एक पुस्तक ले लेता हूँ। स्वामी जी की है, शिव कृपानंद जी की बायोग्राफी है, उन्होंने हिमालय में बहुत तपस्या की। तो ऐसे पुस्तक लेकर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अंदर से आत्मा को बहुत शांति होती है। तो जैसे आम आदमी पार्टी का आप जिक्र करते हुए बताते हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक बने, स्कूलों की सुंदर व्यवस्था हुई। गुजरात की क्या मांगे हैं? गुजरात, जो आप यदि गुजरात में आती है तो आपका क्या सपना है? गुजरात में क्या बदलना चाहिए? देखो, पहले तो गुजरात में करप्शन खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है। दूसरा, हर बच्चे को, बच्चा हो या बूढ़ा हो, एक भी पैसा देने के बिना उसका इलाज होना चाहिए, और अच्छी से अच्छी अस्पताल में होना चाहिए। कोई भी गरीब बच्चा पैसे के बिना मरना नहीं चाहिए, और अच्छे से अच्छी स्कूल उनकी होनी चाहिए।
आज माइग्रेशन बहुत होते हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए। मैं मान रहा हूँ कि एक छोटा सा गांव हो, वहाँ अंग्रेजी मीडियम की टॉप क्लास की स्कूल हो सरकारी, जहाँ बच्चे पढ़ते हों और 5वीं या तीसरी कक्षा में वो इंग्लिश बोलते हो, जो भी लैंग्वेज हो, गुजराती हो सब। तो दूसरा एक मेरे किसानों के लिए मैंने सोचा है, किसान है ना, दिन रात मजदूरी करते हैं, फिर भी जब फसल उनके घर पे आती है तो दाम कम गिर जाते हैं, और दाम बेचने के लिए भी लाइन लगाता है। वो फर्टिलाइजर लेने के लिए लाइन लगाता है, वो बीज लेने के लिए लाइन लगाता है, और बेचने के लिए, फसल बेचने के लिए लाइन लगाता है। मेरा सपना है कि उनके घर से फसल उनके दाम से ली जाएगी, ये मेरा सपना है। तो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, सबको अच्छी कमाई के लिए रोजगारी होनी चाहिए, गुंडा राज खत्म होना चाहिए। आज लोग आते हैं डरा कर धमका कर चले जाते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि किसी को भी कोई धमकाए, या तो धमकी दे या तो बच्चियों की छेड़ती करे, और वैसे वो बड़ा है पॉलिटिशियन, उसका बच्चा है इसलिए कुछ भी करे, ये कतई नहीं होना चाहिए। तो एक शांति भी गुजरात होना चाहिए। मेरा ऐसा सपना है कि गुजरात में कहीं से भी कोई गाड़ी आए वो स्कैन के बिना ना आए। जापान की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सब जगह पे, कि अगर गलती से भी अगर पिस्तौल भी अगर वो रखता है गाड़ी में, तो भी स्कैन हो जानी चाहिए कि पिस्तौल यहाँ से आ रही है, ड्रग्स आती है, ये क्यों आते हैं। आप स्कैन लगाओ, जापान अच्छी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करो कि कोई भी बंदा हो गुजरात में, महाराष्ट्र से कोई आया, उसकी गाड़ी में अगर चप्पू भी है ना, तो भी गांधीनगर में पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से चप्पू आ रही है। फिर देखो आप गुजरात में कैसे शांति प्रिय होती है, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, किसी की ताकत नहीं होगी गुजरात में पत्ता हिला सके। तो ये गुजरात में मैं चाहता हूँ कि गुजरात ऐसा होना चाहिए, सब लोग सुखी से काम करें बिना डरे, सबको रोजगारी मिले, अच्छी स्कूल मिले, अच्छे सेवाएं मिले, घर पे सेवाएं मिले। कलेक्टर के ऑफिस में जाए और एक किसान फटे कपड़े जाए और कलेक्टर उसको खड़ा होकर सैल्यूट मारे, सर कहे ना, तब मैं मानूंगा मैं राजनीति में आया, ये मुझे करना है। और कलेक्टरें यही काम है, सैलरी किसान की, मजदूरी की कलेक्टर लेता है, कलेक्टर खुद की सैलरी नहीं लेता है। तो ये बाबूशाही है। बड़े पॉलिटिशियन है तो आप फोन करो तो छूट जाते हैं, बाकी किसी को पकड़ लेते हैं। ये लागवकशाही खत्म करनी है मुझे। इसमें ये बताएं कि जैसे एक तो हो गया कि मान लीजिए सरकार ऊपर से सुधरनी शुरू हुई, सरकार जब बदलती है तो मंत्री बदलते हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, एमएलएस बदलते हैं, गिना चुना नंबर, तो जितनी विधानसभाएं सीट हैं उतना नंबर बदल गया। पर एक बहुत बड़ी जो नौकरशाही है वो तो वही की वही है, गुजरात को करप्शन से ख़त्म करना। उसमें आप विजिलेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपका एंटी करप्शन ब्यूरो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप जो कोई करप्शन करे उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। दूसरा है एक एटीट्यूड शिफ्ट। एटीट्यूड शिफ्ट को लेके क्या लगता है आपको, क्या वो कभी दिन आ पाएगा कि जब जैसे आपने कहा कि किसान सामने से आए, कलेक्टर खड़ा होकर उसे सैल्यूट मारे, तो वो उसमें एटीट्यूड शिफ्ट की बात है? बिल्कुल। अब कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल है। मान लो कि सभी आईएएस आईपीएसों को आप बिठाया, अभी तो वो मसूरी और हैदराबाद ट्रेनिंग लेकर आए बाबूशाही, उनको आध्यात्मिक ट्रेनिंग दीजिए कि आप यहां तक पहुंचे हैं, उनकी कृपा मानिए। ईश्वर ने आपको चुना है, लाखों लोगों ने एग्जाम दी थी, लेकिन आपको क्यों ईश्वर ने चुना? इसलिए चुना कि कोई गरीब आपका इंतजार कर रहा है। तो आध्यात्मिक ट्रेनिंग दीजिए उसको एक ऐसा माहौल बना दीजिए कि देखो, आपको ईश्वर ने कलेक्टर बनाया है, कमिश्नर बनाया है, इसलिए बनाया है कोई गरीब आपके पास आएंगे। और ये मानकर चलो, आप मंदिर जाते हो तो मंदिर ये पूजा करते हैं ना, तो मंदिर से भगवान की मूर्ति ये आपको बोल रही कि कल कोई गरीब आपके यहाँ आएगा, उसको मदद करना। तो उसी तरह एटीट्यूड बदलते हैं। और दूसरा होता है, वो भी रॉफ है, सरकारी ऑफिसर अगर एटीट्यूड से नहीं बदलते हैं, उसको 2-3 को आप अंदर कर दो। कुछ टेढ़े भी होते हैं, नहीं होते ऐसे नहीं, सब बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं, तो बुरे के लिए एक्शन भी करना है। आप कलेक्टर 1 करोड़ का करप्शन कहे तो वो एक स्टाइल है, और एक छोटा सा करे वो तो ठीक नहीं है ना।
तो इसलिए एटीट्यूड भी बदल सकता है, उसका भी एक काम होता है। 3 महीने आप ये करो, उसके बाद 3 महीने नहीं सुधरते हैं तो और नहीं करते तो हम भी बाबूशाही चालू करें ना, कि कलेक्टर को बोले कि सैलरी उनसे होती है, आपसे आप कमाने नहीं जाते हैं। ठीक बात है। अभी गुजरात में इतना व्यापार है, सूरत व्यापार, अहमदाबाद व्यापार, कितना व्यापार है सूरत में, मतलब गुजरात में चारों तरफ कई सारे व्यापारी सिटी हैं और बड़े बड़े व्यापारी गुजरात से आते हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि गुजरात सरकार भी नफ़े की सरकार तो नहीं है, नुकसान में चलती है? हाँ, ये इसलिए कि देखो एमएसएमई बहुत हैं, लेकिन गुजरात में करप्शन बहुत है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है, ताज्जुब होगा एक भी काम बिना करप्शन नहीं हो रहा है। अच्छा। एक भी काम नहीं हो रहा है। और मतलब कोई फैक्ट्री चालक है तो बेचारा फैक्ट्री इंस्पेक्टर को पैसा देता है, बॉयलर इंस्पेक्टर को पैसा देता है, एसपी, कलेक्टर, मामलतदार, ये सब, और ऊपर से मंत्री, ये सब। तो ये क्या है, करप्शन का पूरा सिस्टम है। करप्शन की वजह से होता क्या है कि जो एक बत्ती में ये पढ़ रहा हूँ, मतलब कि बिजली का खंभा है, वो अगर 5,000 में बन रहा है, करप्शन होगा तो वो 9,000 में बनेगा, तो फिर घाटे में चलेंगे। दूसरा, यहाँ पॉलिटिशियन मजे उड़ाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ हमारी सरकार तो जाने वाली नहीं है, जितना चाहे करप्शन करो। करप्शन वाले दूसरी पार्टी वाले हैं, उसको डरा कर अपने में ले लो, उनको करप्शन करवाओ, कोई डर नहीं है। ताकि क्या है कि एक तो ये लोग बुरे लोग आ गए, जिसको 2000 में फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे थे ना, वो 8 और 9 और 10 पास वाले सब आ गए, और उनको पैसे बनाने, पैसे बांटकर चुनाव जीतना और पैसे बनाने, यही है। तो इसी वजह से गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। ऐसा नहीं है प्रॉफिट में नहीं हो सकती है। ये सब कुछ सेवाएं यहाँ फ्री नहीं। अब देखो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी सब कुछ फ्री देते हैं, फिर भी एक हिंदुस्तान में सरकार है जो नफे में चल रही है, मुनाफे में चल रही है, और यहाँ घाटे में चल रही है। कुछ सेवाएं फ्री नहीं है। हो सकता है, आपकी नीयत होनी चाहिए, और वहाँ तो आधी सरकार है। यहाँ अगर आम आदमी पार्टी की आ गई तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 5 साल में गुजरात सिंगापुर जैसा बन जाएगा, और फिर भी कोई कर्जा नहीं होगा। अभी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है ना, कर्जा बिना सेवाएं भी होगी, फ्री भी, और उसका कोई ज़्यादा होता नहीं है, बहुत ईजी। मैं आपको बताऊं कि अगर बसेस में अगर महिलाओं को फ्री देकर सुविधाएं कर देते हैं तो तकरीबन 500 करोड़ का होता है। क्या होता है यार 500 करोड़, 2.5 लाख करोड़ बजट, 500 करोड़ कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है, और करेंगे अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो वही होगा। आपके गुजरात को लेकर आपने सपने बताए, कभी अभी आपकी उम्र शायद 40 के आसपास है। एक बहुत बड़ा जीवन आपने पत्रकारिता को दिया है, अगला जीवन आपने पूरा राजनीति के लिए चुना है। कभी किसी किस्म का आप भाजपा सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो? बहुत सारी सरकारें आई होंगी, गई होंगी, बहुत सारे राज्य हैं देश में, 29 राज्य हैं जिनमें दूसरी सरकारें भी हैं, लेकिन भाजपा सरकार के सामने खड़ा होना माना जाता है कि भैया खौफ को किनारे रख के ही खड़े हो सकते हो आप उनके सामने। और गुजरात में तमाम चीज़ें ऐसे हादसे हुए हैं। 2002 से भी पुरानी बात यदि हम करें तो यहाँ के रहते गृह मंत्री की हत्या हुई थी, आज तक उसके ऊपर जांच पेंडिंग है, अलग अलग व्यूज़ दिए जाते हैं। उसके बाद से लेकर IPS को जेल में डाल दिया जाता है जो सरकार के अगेंस्ट में आवाज़ उठाता है। कभी किसी किस्म का खौफ, कोई डर या कोई ऐसी आहट महसूस करते हो कि यार ऐसा हो गया तो ये क्या होगा? मैं ना अलग किस्म का आदमी हूँ। मौत से तो मैं कभी डरा ही नहीं था, ना पहले भी नहीं। और जब आदमी मौत से नहीं डरता तो किसी से डरता नहीं। खौफ मुझे छू नहीं सकता है। एक चीज़ ये हमेशा मुझे रहती है कि देखो यहाँ भाजपा की सरकार है, खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, बचाने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि जब रावण का राज था ना श्रीलंका में, तो राम उसके पास में छोटा लग रहा था, और राम ने कोई अयोध्या से सेना नहीं बुलाई थी। जो आए वानर सेना आई, सबको लेकर चले, लेकिन उनको विश्वास था
कि एक दिन जीत सत्य की होगी। तो खौफ तो बेसिकली मेरे दिमाग में नहीं रहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ता को फोड़ते हैं, कार्यकर्ता को डराते हैं, कार्यकर्ता को भाजपा में ले जाते हैं, बिठा देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ भाजपा कर रही है। मेरे पे अनगिने कितने आरोप डाले, गोपाल भाई पे भी डालें, अलग अलग वीडियोस करना, ये करना, गंदी सोच अपनाते हैं। लेकिन मैं ये भी सोच कर आया हूँ कि 60 साल है ना, उसके बाद एक दिन भी ईश्वर अगर वो जीने का टाइम देता है ना, तो वो बोनस है। मेरी 40 हो गई है, 20 जीना है परमार्थ के लिए, जनता के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, सहन कर लेंगे। और ख़त्म हो गए तो ख़त्म, दूसरे आएंगे ईशुदान, कहाँ दिक्कत है। अब सृष्टि है, सालों से चल रही है। एक ईशुदान मर जाएगा, हत्या हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शायद उसी से कुछ और अच्छा हो जाए जनता में। भगत सिंह को जब बोला तो भगत सिंह को बोला कि तुम माफ़ी मांग लो, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं अगर आज माफ़ी मांग जाओगे तो मेरी जनता सो जाएगी। शायद ये भी हो सकता है कि मुझे फांसी दी जाए और आज़ादी की जंग और बड़ी हो जाए, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये तो ईश्वर ने तय किया, और ईश्वर का जो भी है वो मुझे मंजूर है। अगर ईश्वर ने चाहा होगा तो होगा, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होगा। आप गुजरात भर घूमे, क्या माहौल है, क्या लगता है आपको, कितना बड़ा बदलाव इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में आने वाला है? देखो, माहौल तो बहुत है, आम आदमी पार्टी के लिए माहौल है। गुजरात और गुजराती क्यों वोट दे आम आदमी को? 50 लाख बेरोजगार युवा हैं, वो इसलिए वोट देंगे क्योंकि उनका पेपर भी लीक हो जाता है। अब भाजपा तो पेपर ले नहीं सकती है, तो अगर आम आदमी होगी तभी वो पेपर दे पाएंगे और तभी उनको जॉब मिलेगी। किसान है, उनको दाम भाजपा तो दे नहीं सकती है। 53 लाख किसान है, उसके परिवार गिन लो, तो आम आदमी एक ही है जो उसको दाम दे सकती है। आप देखो, श्रमिक है, मजदूर है, कर्मचारी, सभी कर्मचारियों को उम्मीद है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, सबको विश्वास अरविंद जी पर है। तो माहौल तो है, और मुझे लगता है कि पंजाब जैसा माहौल मुझे दिख रहा है। अच्छा, रिजल्ट शायद जो भी आए, पता नहीं, वो तो भविष्यवेता तो हम नहीं है, लेकिन आएगा तो पंजाब जैसा आ सकता है। अच्छा, काफ़ी बड़ी बात। मैं आपको बताऊं, यहाँ भाजपा लोकप्रिय नहीं है, पहले भी नहीं थी। 2007 में भी अगर कांग्रेस चाहती तो सरकार बना सकती थी, और 17 में भी, 12 में नहीं बन सकती थी कांग्रेस, लेकिन यहाँ विकल्प कोई मजबूत नहीं था, विश्वास रख सके ऐसे चेहरे नहीं थे। आपने कहा बना सकती थी 17 में भी, 7 में भी, तो क्या खुद से पीछे हट गई? हाँ, खुद से पीछे हट गई। कांग्रेस के एमएलए, देखो, कांग्रेस की टिकटें भाजपा तय करती, नरेंद्र मोदी तय करते। ऐसा? हाँ, ऐसा मैंने कांग्रेस वालों से सुना है। अच्छा। और किसी ने तो एग्जाम्पल भी मुझे दिए। तो इसी वजह से सरकार कांग्रेस बना नहीं सकी, और अच्छा हुआ ईश्वर ने कहीं आम आदमी के लिए जगह रखी होगी। और इसलिए मैं मान रहा हूं कि भाजपा यहाँ लोकप्रिय नहीं है। ये झाड़ू चलेगी तो ऐसी चलेगी कि भाजपा को कुछ जगहों पे डिपॉजिट बचाना मुश्किल हो जाएगी। और कांग्रेस? कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस मुझे नहीं तो डबल डिजिट में भी आए। गुजरात में कांग्रेस से पूरा विश्वास उठ चुका है, इसलिए उठ चुका है कि फरवरी 2021 में जब स्थानीय निकायों के चुनाव थे, तब 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत कांग्रेस जीत नहीं पाई। अच्छा। जो 15 में 27 जीती थी, 25 पे कांग्रेस जीती थी, 31 में से, और 2 पे टाई पड़ी थी। गिर सोमनाथ और डांग 2 पे टाई पड़ी थी, यानी कि 27 जीती थी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसमें अभी एक भी जीत नहीं पाई। तो कांग्रेस तो अभी खत्म है। उम्मीद है कि आपकी प्रयत्नों को सफलता मिलेगी, और जिस एनर्जी के साथ आपको जनता टीवी पर सुन पाती थी, आज आपको देख पा रही है, इसी एनर्जी के साथ आप विधानसभा में भी गूंजेंगे, और बहुत अच्छे मार्जिन से आप विधानसभा तक पहुंचेंगे, और जनता जो ख्वाब सालों से देख रही है उसको आप साकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ईश्वर की इच्छा होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। और चुनाव के बाद जरूर मिलेंगे एक बार दोबारा। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू वेरी मच। आपको भी फील हुई आपसे मिलकर।